अकाउंट्स के अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं पता तो समझिए अकाउंट्स में आपको कुछ भी नहीं आता। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। इसके लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्म है गुड्स, किसे कहते हैं? एनी कमोडिटीज इन विच ट्रेडर्स ट्रेड्स these are purchased or manufactured for the purpose of sales and to earn profit। कोई भी दुकानदार जिस भी चीज़ का बिजनेस करता है वो चीज़ उसके लिए गुड्स कहलाती है। वेरी सिंपल, जैसे कि अगर मान लेते किसी का कपड़े का दुकान है तो उस कपड़े के दुकानदार के लिए जो कपड़ा खरीद कर लाता है फिर उसको बेचता है वही कपड़ा उसके लिए गुड्स कहलाता है। लेकिन अगर उसी के दुकान में अगर कोई फर्नीचर रखा हुआ है, लाइक सोफ़ा रखा हुआ, तो वो उसके लिए गुड्स नहीं है। उसके दुकान में एसी लगा हुआ, फैन लगा, वो कुछ भी गुड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ट्रेडिंग नहीं करता वो। तो जिस चीज़ को खरीद कर बेच रहे हैं वही चीज़ गुड्स कहलाती है, राइट। आई होप ये टर्म क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव कैपिटल। कैपिटल मीन्स टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। एक दुकानदार के द्वारा, एक बिजनेसमैन के द्वारा जो भी बिजनेस की शुरुआत की जाती है तो जो टोटल अमाउंट लगाया जाता है, जो टोटल पैसा लगाया जाता है, जो टोटल सामान लगाया जाता है, उन सभी अमाउंट को टोटल को कैपिटल कहते हैं, राइट। पूंजी जिसे हिंदी में कहा जाता है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स क्या है? द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स एसेट्स विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज कॉल्ड एज ड्राइंग्स, राइट। जैसे कि अगर किसी बिजनेस के पैसे से अगर बिजनेस का कोई खर्चा करते हैं तो वो तो नॉर्मल एक्सपेंसेस कहलाता है। लेकिन अगर उसी बिजनेस के पैसे से अगर ओनर अपना खुद का पर्सनल कोई यूज करता है तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं बिजनेस में जो भी पैसा है, जो भी प्रॉफिट है, उससे अगर दुकानदार ने अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस की पेमेंट की या खुद की कोई पर्सनल चीज़ खरीदी जिसका बिजनेस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ड्राइंग्स, राइट। कि कोई भी पर्सनल यूज के लिए अगर पैसा निकालता है, कोई सामान निकालता है, कोई गुड्स निकालता है, कोई एसेट्स निकालता है, किस लिए? पर्सनल यूज के लिए, उससे हम ड्राइंग्स कहेंगे, राइट। आई होप ये टर्म भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वी हैव डेटर। अब ये डेटर क्या होता है? वेरी सिंपल, अगर आप इसको ध्यान से समझे तो अ पर्सन हु हैज़ टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। देखो, अगर किसी कस्टमर ने किसी दुकान से कोई भी सामान उधार में खरीदा और बाद में उस कस्टमर ने पेमेंट दुकानदार को करना है, इसलिए उस कस्टमर को डेटर्स यानी देनदार कहेंगे। जिस भी पर्सन को, जिस भी व्यक्ति को अगर पैसे चुकाने हैं दुकानदार को, उसे हम क्या कहेंगे? डेटर्स, राइट। किस लिए? जो भी गुड्स या सर्विसेज ली हैं क्रेडिट पर उसकी लिए, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्रेडिटर्स, जस्ट अपोजिट। डेटर्स मीन्स क्या था कि जो पैसा हमें देने वाला है, गुड्स और सर्विसेज लिए हैं उसके बदले में। और क्रेडिटर्स मीन्स क्या होगा? अ पर्सन टू होम बिजनेस हैज़ टू पे फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। कि जिस पर्सन को पैसे पे करने हैं बिजनेस ने, उसे हम क्रेडिटर्स कहेंगे। जैसे कि कपड़े के दुकानदार ने होलसेल से सामान कपड़ा उधार में खरीद कर लाया, तो इस दुकानदार ने, इस बिजनेसमैन ने पैसे पे करने किसी को, तो जो पर्सन पैसे लेने वाला है हमसे, उसे हम क्रेडिटर्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या है? जैसा कि नाम से क्लियर है, दैट इज एन इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर। कि जो भी डेटर्स जिसने क्रेडिट पर कोई गुड्स एंड सर्विसेज ली हैं हमसे, अगर ऐसा लगता है कि उससे कोई अमाउंट अब रिकवर नहीं हो सकता, आफ्टर ट्राइंग ऑल द एफर्ट्स, दैट विल बी कंसिडर्ड एंड बैड डेट्स, राइट। नेक्स्ट वी हैव अकाउंटिंग ईयर। वेरी सिंपल, जो 12 मंथ का जो पीरियड होता है जिसके ड्यूरेशन में अकाउंट्स को मेंटेन किए जाते हैं, इस पीरियड के एंड में अकाउंट्स को क्लोज किए जाते हैं एक प्रोप्राइटर के द्वारा, उस पीरियड को ही अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। और जनरली ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, राइट। तो आई होप कि आज हमने जो भी बेसिक टर्म्स डिस्कस किए हैं, चाहे वो गुड्स हो, कैपिटल हो, ड्राइंग्स हो, डेटर्स हो, क्रेडिटर्स हो, बैड डेट्स हो और अकाउंटिंग ईयर हो, इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है इसका मीनिंग वो समझते हैं। एन अमाउंट विच इज स्पेंड बाय द बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर्स। मीन्स एक बिजनेस मैन के द्वारा, किसी भी दुकानदार के द्वारा जो भी खर्च किया जाता है किसी भी तरह के गुड्स को रिसीव करने के बदले, किसी भी तरह के सर्विसेज को रिसीव करने के बदले में, उस खर्च को ही हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, राइट। बेसिकली ये 3 तरह के होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द थर्ड वन इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने मोस्टली इन दो के बारे में सुना होगा, बट टुडे वी विल डिस्कस दिस वन आल्सो, राइट। सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, the expenditure which is incurred to acquire fixed assets or to increase the value of assets, and this is the non recurring in nature and this gives long term benefits। क्या मतलब वो इसका वो समझते हैं कि कोई भी ऐसा खर्चा, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए या फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को एक्सपेंड करने के लिए किया जाता है, ऐसे एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ये नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी कि ये बार बार होने वाले खर्च नहीं होते हैं और इस खर्च का बेनिफिट लॉन्ग टर्म्स के लिए मिलता है। जैसे कि अगर किसी ने मशीनरी परचेज किया है, कोई कंप्यूटर परचेज किया है, कोई लैंड परचेज किया है, कोई बिल्डिंग परचेज की है, तो ये वे एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म्स का बेनिफिट देते हैं, राइट। एंड ये बार बार हम नहीं खरीदते हैं, लैंड है बार बार तो नहीं खरीदेंगे। एक बार मान लो कि हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है, तो एक बार हमने पहली बार लैंड खरीदा, देन उसके बाद फिर बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो ये फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए किया जाता है, राइट। इसलिए इन फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर किए जाने वाले खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, राइट। उम्मीद करता हूँ ये टर्म्स बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट is expected but short term benefits and it is the normal day to day operating expenses of the business। See, बिजनेस के द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं वो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो डेली बेसिस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो रॉ मटेरियल खरीदती है, तो उस रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए जो खर्च किया गया वो बार बार किया जाता है ना। उस रॉ मटेरियल को बार बार खरीदते हैं, फिर बनाते हैं, फिर उसके बाद खरीदते हैं, फिर बनाते हैं। इसी तरीके से रेंट मान लो आपने अगर पे किया, उस बिजनेस का जो प्रेमिसेस है, जो बिल्डिंग है, उसका रेंट हर बार पे करना पड़ेगा, हर मंथ पे करना पड़ेगा, तो ये बार बार होने वाले खर्चे हैं, राइट। और इस खर्च का बेनिफिट हमें फ्यूचर के लिए नहीं मिलता। यानी कि आपने रेंट एक मंथ का पे किया, दैट मीन्स अगेन यू नीड टू पे रेंट फॉर द नेक्स्ट मंथ आल्सो, फिर उसके बाद फिर से पे करना पड़ेगा। यानी कि ये ऐसा खर्च नहीं है जो कि एक बार आपने कर दिया और लॉन्ग टर्म्स का बेनिफिट आपको मिलेगा, बल्कि ये वो खर्च है जो कि डे टू डे या शॉर्ट टर्म्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया खर्च है, राइट। इसी तरीके से वेजेस पेड किया गया, किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे किया गया, ये वो एक्सपेंस है, सैलरी क्या है, हर मंथ पे करना पड़ेगा, दैट्स वाई दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, right। Next we have deferred revenue expenditure and this is the one of the confusing terms, but trust me, अगर आपने इसको ध्यान से सुना और समझा, then this term will be very easy for you, right। Any expenditure which is basically revenue in nature but benefit of which is not exhausted within 1 year, this is written off over number of years, right। See, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जो बिजनेसमैन है, कोई भी कंपनी है, वो अपने एडवर्टीजमेंट में बहुत हैवी खर्च करते हैं। तो उस हैवी खर्च को, जैसे मान लेते हैं किसी ने करोड़ों रुपए खर्च किए अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए, तो उस खर्च का बेनिफिट, उस एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो खर्च किया गया है, उस खर्च का बेनिफिट क्या कंपनी को सिर्फ शॉर्ट टर्म में मिलेगा, करंट ईयर में मिलेगा? नहीं, बल्कि उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म्स तक मिलेगा, दूसरे साल, तीसरे साल, आने वाले टाइम में भी उसका बेनिफिट मिलेगा। इसलिए उस खर्च को पूरा का पूरा हम करंट ईयर, एक साल का खर्च नहीं मानते, बल्कि करंट ईयर में कुछ खर्च मानते हैं और उसका कुछ पार्ट आने वाले ईयर्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट। वैसे खर्चों को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, जैसे कि हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, हैवी लीगल एक्सपेंसेस, राइट। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसे खर्चे जो कि करते तो इस साल है, लेकिन उसका बेनिफिट हमें आने वाले टाइम में भी मिलता रहता है। अब आप कहोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तो वही था कि हमने इस साल किया, लेकिन उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है। बट लिसन, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर था जो कि फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए किया गया, जैसे कि मशीनरी परचेज किया, बट यहाँ पर हमने कोई एसेट्स परचेज नहीं की, बल्कि कोई सर्विसेज लिए हैं और उस सर्विसेज का बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है। दैट्स वाई दिस इज द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप आज हमने जो एक्सपेंडिचर, तो टुडे वी हैव बेसिकली 3 टर्म्स। द फर्स्ट टर्म इज डिस्काउंट। सी, डिस्काउंट मीन्स आपको पता ही होगा कि नॉर्मली डिस्काउंट का क्या मतलब होता है, बट टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज द टाइप ऑफ डिस्काउंट एंड हाउ दिस डिस्काउंट इम्पैक्ट ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो वो भी आज हम सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्काउंट का मतलब एनी कंसेशन और अलाउंसेस गिवन बाय द सेलर टू द बायर। मीन्स अगर एक कस्टमर ने किसी भी दुकान से कोई सामान खरीदी और उसके बदले में उस सामान के ऊपर कुछ छूट मिल गया, तो उसे हम सिंपली डिस्काउंट कहते हैं, राइट। ये तो आई होप पता ही होगा। बट इसके टाइप्स क्या हैं? द फर्स्ट टाइप इज स्ट्रेट डिस्काउंट।
So first of all, see what is the trade discount. This is the discount which is given on the list price of the goods, and this is allowed on the time of purchase or sale. Value of goods purchased sold recorded after the discount deduction of trade discount, and this is not recorded. क्या मतलब हुआ वो समझते हैं कि एक ऐसा डिस्काउंट है जो कि लिस्ट प्राइस यानी एमआरपी के ऊपर दिया जाता है। हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक एमआरपी होती है, उस एमआरपी को लिस्ट प्राइस कहते हैं, और उस लिस्ट प्राइस के ऊपर, उस मार्क प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। कब दिया जाता है? जब परचेज या सेल किया जाता है। जैसे आप सपोज करो दुकान पर गए, आपने कोई सामान खरीदा, आपने एक छोटी क्वांटिटी में कोई सामान खरीदा, तो आपको हो सकता है वो डिस्काउंट ना मिले। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जब आप कोई चीज़ बहुत बड़ी मात्रा में खरीदते हो, तो ऑब्वियस है आप कहते हो कि जब इतनी बड़ी क्वांटिटी में हमने ये चीज़ खरीदी है तो हमें कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो परचेज के टाइम पर जब डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। दूसरी बात, इस ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं की जाती है। तो किसको की जाती है? ट्रेड डिस्काउंट को हटाने के बाद जो अमाउंट बचता है उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। जैसे कि वी हैव लिस्ट प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट, सपोज दैट 10,000 रुपीज़, एंड ट्रेड डिस्काउंट जो कि 5% है। तो इस 10,000 का 5% जो कि 500 बनता है, उस 500 की रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होगी, बल्कि 10,000 में से 500 को लेस करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट विच विल बी 9,500 रुपीज़, इसकी रिकॉर्डिंग हम बुक में करेंगे, राइट। सो दिस वाज द ट्रेड डिस्काउंट, राइट। द सेकेंड वन इज कैश डिस्काउंट. This discount is given for the encouraging payment given either for the spot payment or within the period, and this is calculated after deducting trade discount and it appears in the books. कई बार ऐसा हुआ होगा कि जब आप कोई सामान खरीदते हो और उसी टाइम पेमेंट भी कर देते हो, तो कैश में पेमेंट होने की वजह से जो सेलर है वो डिस्काउंट दे देता। तो जब उस पेमेंट की वजह से जो डिस्काउंट दिया जाता है तो उस डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट कहते हैं। या फिर सेलर ये कहता है कि अगर आपने इस विद इन पीरियड अगर आपने पेमेंट किया, कि सपोज अगर सेलर ये कहता है कि आपने 10 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर पेमेंट किया, तो आपको उस पेमेंट के बदले में कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तो उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। एंड इस कैश डिस्काउंट की जो कैलकुलेशन है वो ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसके ऊपर की जाती है, एंड जो भी कैश डिस्काउंट का अमाउंट होगा उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। जैसे कि लिस्ट प्राइस मान लो 10,000 रुपीज़ है एंड ट्रेड डिस्काउंट 5%, कैश डिस्काउंट 10% है, तो जो 5% ट्रेड डिस्काउंट है जो कि 500, उसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं होगी बुक्स में, बट जो कैश डिस्काउंट 10% वो किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? क्या इस 10,000 के ऊपर होगा? नो। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि इसकी कैलकुलेशन आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि इस 10,000 में से 5% विच इज़ 500 रुपीज़, इसमें से इस 500 को लेस करने के बाद विच विल बी 9,500, उसके ऊपर इस 10% का कैलकुलेशन किया जाएगा एंड इस 950 का रिकॉर्डिंग किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, राइट। यही था कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट वी हैव हु इज सॉल्वेंट. What is the meaning of solvent? Solvent means basically if any person who has assets is more than its liability or equal to liability and it appears financially sound and is able to pay his debts. क्या मतलब इसका? अगर किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के पास में जो उसकी संपत्ति है, जो उसकी एसेट्स है, अगर वो उसकी लाइबिलिटी के बराबर है या उस लाइबिलिटी से ज़्यादा है, या फिर एक ऐसा पर्सन जो अपने डेट्स को, अपने कर्ज को चुकाने के काबिल है, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। और इनसॉल्वेंट किसे कहेंगे? जिसकी लाइबिलिटी ज़्यादा है उसके एसेट से एंड ही इज़ नॉट एबल टू पे एनी अमाउंट एंड ही इज़ डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट बाय द कोर्ट। ठीक है, कि वो इस स्थिति में है ही नहीं कि वो अपने डेट्स को पे कर सके। क्यों? क्योंकि उसकी लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है उसके एसेट से, कुछ नहीं है उसके पास पे करने के लिए। कुछ भी एसेट्स है, उसको बेचने के बाद जो अमाउंट आता है उससे भी वो पे नहीं कर सकता। इन दैट केस समटाइम्स इट इज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट। सो दिस वाज इंसॉल्वेंट। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट हमने डिस्कस किया। तो ट्रेड डिस्काउंट की जो रिकॉर्डिंग है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं की जाती एंड कैश डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग बुक्स में की जाती है। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली हमें इसलिए दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परचेज हम करें, बल्कि कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि पेमेंट जितना जल्दी हो सके वो कर दें, राइट। एंड सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट के बारे में हमने आज सीखा। आई होप जो भी टर्म्स हमने डिस्कस किए वो क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू। एसेट्स और लायबिलिटी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आज वही हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ एसेट्स, देन विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स, सिमिलरली वी विल डिस्कस अबाउट द लायबिलिटीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एसेट्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट्स?
any physical thing which has monetary value and ownership with the business. This is very important to focus these words, which has the monetary value and which has the ownership. जैसे कि अगर मान लेते किसी भी फैक्ट्री में किसी के पास, बिजनेसमैन के पास मशीनरी है उस फैक्ट्री के अंदर, तो अगर वो मशीनरी की एक वैल्यू है, ऑब्वियस उसकी कुछ वैल्यू होगी, 20,000, 50,000, 1 लाख, और उस मशीनरी की ऑनरशिप, यानी वो मशीनरी किसकी है, जो मालिक उसका है ऑनरशिप भी है, तो उसे हम एसेट्स कहेंगे। अगर मान लो मशीनरी है उस बिजनेस के अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर, बट उसके ऊपर ऑनरशिप नहीं है, तो उसे हम एसेट्स की कैटेगरी में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यही है मीनिंग एसेट्स का, कि जिसकी मॉनिटरी वैल्यू हो और जिसकी ऑनरशिप हो, यानी जिस पर आपका हक हो, वही एसेट्स कहलाता है, जिसे हिंदी में संपत्ति कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स। तो पहला जो टाइप्स है वो है फिक्स्ड एसेट्स का, जिसे नॉन करंट एसेट्स भी कह सकते हैं। दूसरा है करंट एसेट्स एंड तीसरा है फिक्सिशियस एसेट्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फिक्स्ड एसेट्स, एनी एसेट्स विच गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स टू द बिजनेस एंड इट कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल। कुछ ऐसी भी संपत्ति होती है जो कि लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट हमें देती हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि किसी ने बिजनेस चलाने के लिए लैंड खरीदा, तो वो लैंड लंबे समय तक बेनिफिट ऑब्वियस है देगी, उसके ऊपर आप फैक्ट्री बनाओगे, प्रोडक्शन करोगे, काफ़ी समय तक उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इसी तरीके से बिल्डिंग हो गया, गुडविल हो गया, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ये सभी वे एसेट्स हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म्स तक बेनिफिट्स देते हैं। वो टेंजिबल हो सकते हैं और नॉन टेंजिबल भी हो सकते हैं, दिख भी सकते हैं और नहीं भी दिख सकते हैं, जैसे कि गुडविल। सो दिस इज ऑल अबाउट फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। नेक्स्ट वी हैव करंट एसेट्स। सो करंट एसेट्स मीन्स एनी एसेट्स which are held in the business for the operating year and it can be converted into cash very easily. So basic जो फीचर इस करंट एसेट्स का है वो यही है कि कोई भी ऐसी एसेट्स जिसको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जब चाहो तब आप कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, और जो कि ऑपरेटिंग ईयर्स के लिए ही बेनिफिट आपको देता है, ना कि लॉन्ग टर्म्स के लिए देता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डेटर्स है, डेटर्स मीन्स ऐसे पर्सन जो हमें पैसे देने वाले हैं, तो ऑब्वियस है ये कुछ समय के बाद हमें मिल जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि लंबे टाइम के बाद हमें मिलेगा। स्टॉक है आपकी फैक्ट्री में, तो वो स्टॉक को भी आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। कैश भी एक करंट एसेट्स है जो कि बहुत ही लिक्विड है, जिसका बेनिफिट आप कभी भी ले सकते हो। तो ये सारे क्या होंगे करंट एसेट्स, कि जो कि इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है और जिसका बेनिफिट हमें शॉर्ट टर्म्स में मिलता है। नेक्स्ट वी हैव फिक्सिशियस एसेट्स, यानी ऐसे एसेट्स जो कि इमेजनरी हैं, जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने लास्ट वीडियो में एक्सपेंडिचर का टाइप पढ़ा था, जिसमें थर्ड पार्ट मैंने यही बताया था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कि एक ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि इस करंट ईयर में तो हमें इसका बेनिफिट मिलेगा ही, बट इन फ्यूचर भी हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। तो एसेट्स का मतलब ही क्या हुआ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमें बेनिफिट देने वाली है, दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर द फिक्सिशियस एसेट्स। दैट्स वाई दिस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज फिक्सिशियस एसेट्स। आई होप जो एसेट्स की मीनिंग और इसके जो टाइप्स को हमने डिस्कस किया वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। नाउ दिस इज द टाइम फॉर द लायबिलिटी, मीन्स दायित्व, जिसे हिंदी में कहते हैं। एनी अमाउंट विच इज पेबल बाय द बिजनेस टू अदर्स इज लायबिलिटी। कोई भी ऐसा पैसा हो जो कि एक बिजनेसमैन के द्वारा, एक ऑनर के द्वारा बाहर वाले को पे करना है, उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। एसेट्स का मतलब क्या था कि जिस पर हमारा हक है और जिसकी कोई वैल्यू है, तो उसे हम एसेट्स कहते हैं। बट लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमें चुकाना है, चाहे वो लॉन्ग टर्म में चुकाना हो, चाहे वो शॉर्ट टाइम में चुकाना हो, उन सभी को हम लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे कि बैंक लोन, क्या ये बैंक लोन आपने लिया है, इसको पे नहीं करना, ऑब्वियसली यू हैव टू पे, दैट्स वाई दिस इज द लायबिलिटी। देन वी हैव द टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइप इज फिक्स्ड लायबिलिटी, यानी ऐसे लायबिलिटी विच इज नॉट पेबल विद इन अ ईयर बट इट needs to pay after 1 year, or you can say this liability we have to pay after a long time, जिसे लॉन्ग टाइम के बाद, लंबे समय के बाद हमें पे करना होता है, जिसे हम फिक्स्ड लायबिलिटी कहते हैं। जैसे कि कैपिटल भी एक तरह का लायबिलिटी है जो ऑनर के द्वारा बिजनेस में लगाया जाता है। वो पैसा बिजनेस का अलग पार्ट हो गया, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग जो पैसा ऑनर ने बिजनेस में लगाया है एज अ कैपिटल, वो भी एक प्रकार की लायबिलिटी है जो कि लॉन्ग टर्म में पे करनी है। दैट्स वाई दिस इज द फिक्स्ड लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लोन्स, बैंक से कोई भी लोन लिया है, ये कोई भी ऐसा अमाउंट लिया गया है एक ऑनर के द्वारा जो कि लॉन्ग टाइम के बाद हमें पे करना, उसे हम फिक्स्ड लायबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव करंट लायबिलिटी, एनी लायबिलिटी विच इज पेबल विद इन अ ईयर्स, जो कि हमें शॉर्ट टर्म में पे करना, लाइक क्रेडिटर, बिल पेबल्स, राइट।
तो ऐसी लायबिलिटी जो कि हमें शॉर्ट टर्म में पे करना है उसे हम सिंपली करंट लायबिलिटी कहते हैं, कि कोई भी रॉ मटेरियल मान लो खरीदा तो जो क्रेडिटर्स है उनको पे करना है, शॉर्ट टर्म लोन्स कुछ आपने लिया है, वो सारे क्या हो गए, करंट लायबिलिटीज हो गए। नेक्स्ट वी हैव कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। दिस इज द डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू लायबिलिटीज एंड दिस इज दोज लायबिलिटी which may arise in future or may not arise in future, which is depending upon the happening of any certain events. कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि फ्यूचर में लायबिलिटी बन सकते हैं और लायबिलिटी नहीं भी बन सकते हैं, ऐसे लायबिलिटी को कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई कोर्ट में केस चल रहा है जो कि एक वर्कर के द्वारा क्लेम किया गया किसी भी कंपनी के ऊपर, और अगर उस केस के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी ने उस एम्प्लॉय को पे करना है या पे नहीं करना है। पर्सनल अकाउंट मीन्स ऐसे अकाउंट विच इज रिलेटेड टू एनी पर्सन, और इम्पर्सनल मीन्स जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है, किसी और से रिलेटेड होंगे, किससे रिलेटेड है, वी विल स्टडी, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पर्सनल अकाउंट्स इन डिटेल। सो अगेन इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। द फर्स्ट वन इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, सो द नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स मीन्स एनी अकाउंट्स विच इज रिलेटेड टू नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अभी नेचुरल पर्सन क्या होता है, जैसे कि हम आप जितने भी लोग हैं, पुरुष महिला जितने भी हैं, उन सभी से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स खोले जाते हैं वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट से, वेरी सिंपल, लाइक राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, घनश्याम अकाउंट। सो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, राइट। नेक्स्ट वी हैव आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। देखो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, किसके द्वारा, क्रिएटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा कुछ संस्थाओं को एज अ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट किया जाता है, इसलिए दैट विल बी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। क्या होंगे, जैसे किसी बैंक का अकाउंट है, जैसे एसबीआई में आपका अकाउंट है, एसबीआई अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, कैसा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसी तरीके से किसी भी कंपनी का अकाउंट है, किसी भी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट है, दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर द आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स मीन व्हाट, ऐसे अकाउंट जो कि किसी भी पर्सन्स के ग्रुप को डिनोट करते हैं। जैसे कि मान लो कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे पैसे आपने लेने हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम इनकम, अक्रूड इनकम कहते हैं। तो उन सभी लोगों के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अकाउंट होता है उसे हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहते हैं। या फिर कुछ ऐसे खर्चे हैं उन लोगों को देने हैं जो कि हमने दिया नहीं है, जैसे कुछ एम्प्लॉइज़ हमारे पास है, उनकी सैलरी अभी पेंडिंग है, अभी हमने नहीं पे की, हमें पे करनी है, उन पर्सन्स की ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रुप को क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। बेसिकली इसमें क्या इंक्लूड होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस। अगर आपको इन टर्म्स के बारे में नहीं पता है, सो डोंट वरी, वी विल डिस्कस दिस ऑल टर्म्स इन डिटेल इन अपकमिंग वीडियोस, राइट। आई होप ये पर्सनल अकाउंट्स के जो 3 टाइप्स हमने डिस्कस किए कंप्लीटली क्लियर है, राइट। नेक्स्ट वी हैव इन पर्सनल अकाउंट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विच इज़ रियल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो कि किसी एसेट से रिलेटेड होते हैं, सिंपल सी बात ये है, बस किसी भी एसेट से रिलेटेड हो, चाहे वो टेंजिबल रियल अकाउंट हो, टेंजिबल एसेट से रिलेटेड हो, या फिर इनटेंजिबल एसेट से रिलेटेड हो। इसलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो टेंजिबल रियल अकाउंट्स में कौन से अकाउंट्स होंगे, जो आपके टेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड हो, जैसे कि मशीनरी है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, प्लांट है, बिल्डिंग है, ये सभी के सभी क्या है, टेंजिबल है, दिखाई देते हैं, और एसेट्स है, तो इसलिए ये टेंजिबल रियल अकाउंट का पार्ट होगा। नेक्स्ट वी हैव इनटेंजिबल। अब इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए, लाइक गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट एक्सेट्रा। ये सभी ऐसे एसेट्स हैं जो कि इंटेंजिबल है, दैट्स व्हाई दिस विल कम अंडर इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रियल अकाउंट्स। नेक्स्ट वी हैव नॉमिनल अकाउंट्स। सो नॉमिनल अकाउंट्स बेसिकली वे अकाउंट्स होते हैं जो कि किसी भी एक्सपेंसेस या इनकम से रिलेटेड होते हैं, सिंपल सी बात यह है। इसलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस अकाउंट एंड द सेकंड वन इज इनकम एंड गेन्स अकाउंट। सो एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस अकाउंट में क्या होगा, जो भी एक्सपेंसेस के लॉसेस हो रहा है, लाइक रेंट पेड किया, सैलरी पे किया, कमीशन पे किया, एनीथिंग जो खर्च किया गया उससे रिलेटेड जो अकाउंट है दैट विल बी एक्सपेंस एंड लॉसेस अकाउंट के अंदर आएगा। इनकम एंड गेन्स अकाउंट में क्या होगा, कोई भी इनकम जो रिसीव हो, चाहे वो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, ये सारे क्या है, इनकम एंड गेन्स का पार्ट है। तो इस तरीके से नॉमिनल अकाउंट्स को भी हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया। अगेन आपको बेसिकली ये समझना है कि अकाउंट्स में मेनली 3 पार्ट्स होंगे, पर्सनल अकाउंट्स जिसके अलग अलग कैटेगरी थे, दूसरा रियल अकाउंट्स और तीसरा नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स वे अकाउंट्स होते हैं जो किसी भी पर्सन से रिलेटेड हो, किसी भी आर्टिफिशियल पर्सन, यानी पर्सन तो नहीं है बट उसको आर्टिफिशियली पर्सन माना जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट हो या फिर इस तरीके का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो। तो पर्सनल अकाउंट्स मीन्स जो पर्सन से रिलेटेड हो, रियल अकाउंट्स मीन्स जो एसेट्स
सामान से रिलेटेड हो, चाहे वो टेंजिबल या इंटेंजिबल है। नॉमिनल अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स विच इज रिलेटेड टू एनी एक्सपेंसेस और एनी लॉसेस और एनी इनकम एंड गेन्स, उनसे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होंगे दैट विल बी कवर्ड अंडर नॉमिनल अकाउंट। अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं तो 100% आपको ये प्रॉब्लम आती होगी कि कब किस अकाउंट्स को डेबिट करें, कब किसको क्रेडिट करें। अब ये समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इस डेबिट और क्रेडिट का रूल आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, जिस रूल को हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। अगर इस रूल को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझ लिया, तो यकीन मानिए आज के बाद कभी भी डेबिट और क्रेडिट में प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे, आइए सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट वीडियो में हमने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है, क्या क्लासिफिकेशंस है, वो हमने बहुत डिटेल में समझा, जो कि पार्ट 5 था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई विल रिकमेंड यू कि प्लीज़ उसको पहले देखो, देन इस वीडियो को आप देखोगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज बेसिकली हम सीखने वाले कि इस पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है। देखो, किसी भी अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट करना हो, अब ये डिपेंड करता है कि वो किस अकाउंट से रिलेटेड है, चाहे वो पर्सनल अकाउंट है, चाहे वो रियल अकाउंट है, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट है। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि वो किस अकाउंट का पार्ट है, और एक बार जब वो आइडेंटिफाई हो गया कि अगर वो उस पर्टिकुलर अकाउंट का पार्ट है, तब हम उसके रूल को अप्लाई करेंगे, राइट। तो पर्सनल अकाउंट्स के बारे में हमने पढ़ा था जो पर्सन से रिलेटेड हो, रियल अकाउंट के बारे में पढ़ा था जो एसेट्स से रिलेटेड हो, नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था जो एक्सपेंसेस एंड इनकम से रिलेटेड हो। तो रूल क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट का रूल ये है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्या मतलब हुआ, इसको ध्यान से समझो, तभी फिर आपको इसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही बारीकी से समझ पाओगे। पर्सनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो भी रिसीवर है, आपने देखा कि पर्सनल अकाउंट्स मीन्स क्या, कि किसी भी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट। अब वो पर्सन, कोई भी पर्सन हो, वो या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा। अगर वो रिसीव कर रहा है पैसा तो उसे हम डेबिट करेंगे, अगर वो गिवर है मीन्स अगर वो पैसा दे रहा है तो वो क्रेडिट करेंगे उसे, सिंपल। रियल अकाउंट में आपने देखा किसी भी एसेट्स से रिलेटेड हो, जैसे कि मान लेते फर्नीचर एक एसेट्स है, तो वो रियल अकाउंट का पार्ट होगा। तो वो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है। पर्सनल अकाउंट्स में हमने क्या देखा, वो रिसीव पर्सन कर रहा है या वो गिवर है, दे रहा पैसे। जबकि रियल अकाउंट में हम क्या देखेंगे कि वो एसेट्स बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है। अगर वो आ रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर वो जा रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सिंपल सा रूल है। नेक्स्ट वी हैव नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हमने देखा था एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं। तो अगर कोई खर्च है तो वो डेबिट होगा, लॉसेस है वो भी डेबिट होगा, अगर कोई इनकम या गेन है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, सिंपल सी बात है। तो अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आज हम सीखेंगे, जिसके बाद आपको ये रूल और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर सबसे पहले हम कैटेगराइज करेंगे कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए, देन अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है, फिर वो कौन से अकाउंट का पार्ट है, फिर डेबिट करना या क्रेडिट करना, राइट। तो पहला है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज़। तो अगर मान लेते बिजनेस की शुरुआत कैश से की है, तो उसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। अगर बिजनेस में पैसा लगाया तो कैश के रूप में लगाया होगा या बैंक के रूप में लगाया होगा, तो कैश अकाउंट मान लेते हैं। और दूसरा क्या है, पैसा लगाया बिजनेस में, उसे हम कैपिटल कहेंगे, इसलिए कैपिटल अकाउंट्स ओपन करेंगे। अब ये जो कैश अकाउंट ये क्या है, एसेट्स है, इसलिए इस एसेट्स को हम रियल अकाउंट में लिखेंगे। और कैपिटल अकाउंट जो कि प्रोप्राइटर ने लगाया, दैट इज पर्सन, इसलिए इस कैपिटल अकाउंट्स को हम पर्सनल अकाउंट्स में लिखेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि किसको डेबिट करना है इन दोनों में से और किसको क्रेडिट करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट का पार्ट है। तो मैंने बताया था आपको कि जो अकाउंट जिस भी अकाउंट का पार्ट है, रूल भी उसी का लगेगा। तो कैश अकाउंट रियल का है तो रियल का रूल लगेगा। तो रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बिजनेस में आ रहा है, क्योंकि ऑनर ने लगाया तो बिजनेस में कैश आ रहा है, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन मीन्स जो आ रहा है उसको डेबिट करो, इसलिए कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया। और जो कैपिटल है जो कि प्रोप्राइटर के नाम से अकाउंट होगा, तो वो पर्सनल अकाउंट से, और पर्सनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसे क्या करो, क्रेडिट करो। इसलिए हमने इस कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट किया, क्यों, क्योंकि वो गिवर है। क्लियर। इसी तरीके से अगर आपको इसमें क्लियर कुछ नहीं हुआ है तो आने वाले ट्रांजेक्शन्स में क्लियर हो जाएगा, सो डोंट वरी। रेंट पेड क्या किया, तो रेंट पे किया, कैसे पे किया होगा, रेंट कैश में पे किया होगा। तो एक तो रेंट अकाउंट ओपन होगा, दूसरा कैश अकाउंट ओपन होगा। रेंट अकाउंट क्या है, एक खर्च है, एक्सपेंस है, इसलिए उसको हमने नॉमिनल अकाउंट्स में लिखा। कैश अकाउंट अगेन रियल अकाउंट का पार्ट है। तो रेंट अकाउंट नॉमिनल का है, तो इसलिए नॉमिनल का रूल लगेगा। नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, कि जो भी एक्सपेंसेस उसको डेबिट करो। तो रेंट क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए हमने डेबिट में रेंट को लिखा। इसी तरीके से कैश रियल अकाउंट का पार्ट है, तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब आपने रेंट पे किया तो रेंट कैश जो आपके पास से जा रहा है, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। क्लियर।
नेक्स्ट वी हैव डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में डिपॉजिट किया। अब बैंक में डिपॉजिट किया है तो बेसिकली दो अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, एक तो बैंक अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट अगेन पर्सनल अकाउंट से क्यों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, इसको पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, क्यों, क्योंकि ये एसेट से रिलेटेड है। तो बैंक जो कि पर्सनल अकाउंट्स का पार्ट है, तो पर्सनल अकाउंट्स का रूल लगेगा क्या, अगर रिसीवर है या गिवर है। तो जब बैंक में डिपॉजिट हमने किया तो बैंक रिसीव कर रहा है, रिसीवर है, इसलिए अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट्स डेबिट द रिसीवर, इसलिए हमने बैंक अकाउंट को डेबिट में लिखा। एंड कैश, क्योंकि हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है, इसलिए इस कैश को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। आई होप ये भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन कैश। कैश में हमने अगर सेल किया है तो बेसिकली दो अकाउंट्स ओपन होंगे, कैश अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट अगेन रियल अकाउंट का पार्ट है, और अगर आपने कैश में सेल्स किया है तो कैश आपके पास में आ रहा है, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास आ रहा है। और सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट से, क्यों, क्योंकि ये सेल्स जब किया है तो इनकम हो रहा है, और कोई भी इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होगा, तो रूल भी इसी का लगेगा। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स, इसलिए इस सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। सिमिलरली वी हैव रिसीव्ड कमीशन। कमीशन रिसीव किया है तो कमीशन रिसीव किया होगा तो कैश अकाउंट ओपन होगा और दूसरा कमीशन अकाउंट ओपन होगा। तो कैश अकाउंट अगेन रियल अकाउंट का पार्ट है, बिकॉज दिस इज द एसेट्स, एंड कमीशन अकाउंट इनकम है, इसलिए इसे नॉमिनल अकाउंट्स में हमने लिखा। तो कैश अकाउंट रियल का रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जब रिसीव किया कमीशन तो कैश आ रहा है हमारे पास, इसलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और कमीशन क्योंकि नॉमिनल के अकॉर्डिंग इनकम है और इनकम को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने इस कमीशन अकाउंट को क्रेडिट किया। तो इस तरीके से अभी तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ट्रेडिशनल मेथड से सीखा है, बट टुडे वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न अप्रोच। क्योंकि अभी आपने देखा कि डेबिट और क्रेडिट किस अकाउंट को करना है वो हम डिसाइड करते थे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पर, चाहे वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, एंड उस पर्टिकुलर अकाउंट्स का जो रूल हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग हम डेबिट और क्रेडिट करते थे। बट आज हम ये देखेंगे कि उसी ट्रांजेक्शन्स का जब रिकॉर्डिंग करेंगे हम तो डेबिट करना या क्रेडिट करना वो उस रूल के अकॉर्डिंग नहीं करके बल्कि मॉडर्न तरीके से करेंगे। सो उसके अकॉर्डिंग जो अकाउंट्स उसको बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। सो फर्स्ट पार्ट इज एसेट्स अकाउंट, सेकंड वन इज लायबिलिटी, थर्ड कैपिटल अकाउंट, फोर्थ इज रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट, एंड द फिफ्थ इज एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस अकाउंट। तो इनके मीनिंग्स को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्या है इनका मीनिंग। आई होप उस वीडियो को आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो सो प्लीज़ कंप्लीट दैट, देन इट विल बी ईजी फॉर यू, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द बैलेंसेस। हर एक अकाउंट का अपना खुद का एक बैलेंस होता है, जैसे कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होगा, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होगा, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा, रेवेन्यू एंड गेन्स का क्रेडिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का डेबिट बैलेंस होगा। सो बेसिकली आपने देखा कि एसेट्स और एक्सपेंडिचर इन दो का ही बैलेंस डेबिट होगा और बाकी इन तीनों का बैलेंस क्रेडिट होगा। रूल क्या होगा, जैसे आपने देखा था पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो 3 अकाउंट्स थे पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उन तीनों में ही अलग अलग रूल थे, बट इस मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कोई अलग अलग रूल नहीं होगा, बल्कि एक सिंपल सा रूल होगा जिसके बेसिस पर आप कोई भी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा किस अकाउंट को डेबिट करना और किसको क्रेडिट करना। क्या है वो रूल कि अगर कोई भी अकाउंट्स का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो जो भी उसका बैलेंस है वही रखो, और अगर किसी भी अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो जो भी बैलेंस उसका है उसका ऑपोजिट कर दो। ऑपोजिट मीन्स अगर डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट करो, क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट कर दो। ये बेसिक रूल है जो आज हम अप्लाई करेंगे। ध्यान से लास्ट तक बने रहना ताकि इस रूल का क्या प्रैक्टिकली अप्रोच है वो समझ में आ सके, राइट। क्या है, देखो पहला ट्रांजेक्शन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व होंगे इसमें, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स, ये तो पता ही है। अब इसमें हम पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट्स क्लासीफाई नहीं करेंगे, बल्कि ये जो 5 हमने डिस्कस किए हैं उस 5 के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करेंगे। जैसे कि कैश अकाउंट है तो उसमें पहला कैश क्या है, एसेट्स है, एसेट्स में लिखा। क्यों एसेट्स है वो सभी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया, राइट। कैपिटल अकाउंट क्या इसमें आएगा, कैपिटल अकाउंट में ही आएगा। अब देखो जब भी बिजनेस में कैश लगाया गया है तो बेसिकली हमें यही देखना है इस आज के इस रूल के अकॉर्डिंग कि कोई भी चीज़ है उसका बैलेंस या तो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि बिजनेस में कैश लगाया है तो कैश किस में आता है, एसेट्स में आता है। तो एसेट्स का बैलेंस क्या होगा खुद ही सोचो। एक बिजनेस है उसमें कैश लगाया तो एसेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज के लिए हम क्या करेंगे, सेम बैलेंस रखना, यानी कि एसेट्स का बैलेंस है डेबिट तो हमें डेबिट ही रखना, इसलिए हमने इस कैश अकाउंट को क्या किया, डेबिट में लिखा। कैपिटल अकाउंट क्या है, अब जब बिजनेस में कैश लगाया गया तो कैपिटल का बैलेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज में क्या करते हैं, सेम बैलेंस रखते हैं, और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए हमने कैपिटल को क्रेडिट में लिखा।
तो आपने देखा कि सिंपली वी नीड टू चेक whether that balances is increasing or decreasing. On the basis of that we will decide whether we have to debit that account or credit that account, right? So next we have rent paid. So rent जब पे किया तो basically two accounts involve होंगे. The first one will be rent account and the second one will be cash account. So rent account क्या है? It is our expenses. I hope it is clear because we have already discussed earlier. Next we have cash account. So cash accounts will come under assets account. तो जब रेंट आपने पे किया तो एसेट्स जो एक्सपेंसेस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज के लिए क्या करते हैं, सेम बैलेंस रखते हैं. तो एक्सपेंस का बैलेंस क्या होगा, डेबिट, इसलिए डेबिट करेंगे. तो रेंट अकाउंट को हमने डेबिट किया. एंड कैश अकाउंट एसेट्स का पार्ट है. एंड एसेट्स क्या हो रहा है बताओ, जब रेंट पे किया तो जो कैश है वो डिक्रीज हो रहा है. तो डिक्रीज के लिए क्या करते हैं, अपोजिट बैलेंस. मीन्स एसेट्स का बैलेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो अपोजिट करेंगे. तो एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट. इसका अपोजिट क्या होगा, क्रेडिट. क्योंकि एसेट्स डिक्रीज हो रहा है इसलिए इसका अपोजिट बैलेंस विच विल बी क्रेडिट. इसलिए हमने इस कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है. नेक्स्ट वी हैव विड्रॉन कैश फ्रॉम द बैंक. तो जब बैंक से कैश विड्रॉ किया तो बेसिकली दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे. द फर्स्ट वन विल बी कैश अकाउंट एंड द सेकेंड वन विल बी बैंक अकाउंट. बोथ विल कम अंडर एसेट्स अकाउंट, राइट. तो कैश अकाउंट जब बैंक से विड्रॉ किया तो बैंक एसेट्स का बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. जब बैंक से कैश निकाला तो जो कैश है हमारे पास, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ, मींस एसेट्स इंक्रीज हुआ. और जब भी एसेट्स इंक्रीज होता है, कोई भी चीज़ इंक्रीज होता है तो हमें सेम बैलेंस रखना है. तो एसेट्स का बैलेंस क्या, डेबिट है, तो इसलिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट में लिखा. एंड बैंक का बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा. क्योंकि जब आपने बैंक से विड्रॉ किया तो बैंक का जो बैलेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा. जब डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, अपोजिट बैलेंस. तो एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, इसलिए हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट में लिखा. नेक्स्ट वी हैव परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील. अगर सुनील से गुड्स परचेज किया तो टू अकाउंट्स विल बी ओपन, परचेज अकाउंट एंड सुनील अकाउंट. सो परचेज किसका पार्ट होगा, एक्सपेंस अकाउंट का, राइट. क्यों, क्योंकि ये हमें खर्च हुआ एक प्रकार से, जब हम परचेज किया तो वो एक एक्सपेंसेस है. एंड द सेकंड वन विल बी सुनील अकाउंट्स, इट विल कम एज अ लायबिलिटी. क्यों, क्योंकि जब आपने सुनील से परचेज किया, क्रेडिट पर परचेज किया है, क्योंकि यहाँ कैश नहीं लिखा हुआ इसलिए हमने माना कि क्रेडिट पर परचेज किया तो वो किसका पार्ट होगा, लायबिलिटी, बिकॉज वो हमें इन फ्यूचर पे करना. तो एक्सपेंस का रूल क्या कहता है, जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो सेम बैलेंस रखना. यानी कि जब परचेज किया तो एक्सपेंसेस हुआ और एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. इसलिए हमने क्या किया, जब भी इंक्रीज होता है तो सेम बैलेंस. तो एसेट्स एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, इसलिए हमने डेबिट रखा. तो इसलिए हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया. एंड सुनील अकाउंट्स विच विल बी अंडर कम अंडर लायबिलिटी अकाउंट. सो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होगा, जब सुनील से परचेज किया तो सुनील की जो लायबिलिटी, सुनील के प्रति जो लायबिलिटी वो भी इंक्रीज हो रही है. लायबिलिटी जब इंक्रीज हो रही है तो सेम बैलेंस रखते हैं, क्योंकि इंक्रीज में सेम बैलेंस है. और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट. इसलिए हमने क्या किया, सुनील अकाउंट्स को